हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हंसवाहिनी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म आघूर्ण को पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में भी समझा था कि भैया जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वो किस तरीके से दर्शाया जाता है। और वहां हमने यह सीखा था कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे से समदूरस्थ का मतलब होता है एक दूसरे से समान दूरी पर, तथा एक दूसरे के अगर हम समांतर बनाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप सभी लोगों को पता था कि एक होता था अपना असमान विद्युत क्षेत्र, एक क्या होता था हमारे पास असमान विद्युत क्षेत्र, और एक हुए एक समान विद्युत क्षेत्र। पहले हम इनको सबको समझ लेते हैं, फिर हम इसके डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र, अब देखो ये दो प्रकार के जो विद्युत क्षेत्र होते हैं उनको हम दर्शाते कैसे हैं। हम सभी जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, लेकिन किसी भी विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ही सहारा लेते हैं। ये काल्पनिक जरूर है, लेकिन वास्तव में बेटा जब हम कभी विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं तो वहां पर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ही सहारा लेंगे। अब यहां बात ये उठती है, एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र, एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र की पहचान होती है कि मान लो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर ना हो। जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं इस तरीके से अगर दर्शाई गई हैं तो ये कहलाता है असमान विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हमने इस तरीके से बनाया है तो ये असमान विद्युत क्षेत्र की पहचान है, क्योंकि यहां जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको नजर आ रही हैं ये सबकी सब अलग अलग दूरी पर है और ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो ये किसकी पहचान हो गई? असमान विद्युत क्षेत्र की। अगर हमें कहीं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है तो हम फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समदूरस्थ लेंगे, मतलब हर एक विद्युत क्षेत्र रेखा की बीच की दूरी जो होगी वो समान होनी चाहिए। ये एक समान को दर्शाने का तरीका है और आपको ये याद रखना है। जैसे ये मान लो उतनी दूरी पर हम इसको ले लेंगे तो सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दूरी हम बिल्कुल कैसी लें? एक समान लें। और सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो फिर वह एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात आ रही ना आप लोगों को यहां तक समझ में? हमने बोला कि अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, सबकी दिशाएं अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में? आप देख रहे हैं ये इस तरीके से है, क्या ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं? नहीं है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है तो वह कहलाता है असमान विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा भैया? वो असमान विद्युत क्षेत्र। और अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी हो? एक तो वो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है हर दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, मतलब जितनी दूरी पर ये दोनों हैं उतनी दूरी पर ये दोनों हैं, उतनी दूरी पर ये दोनों हैं। ये अगर हम यहाँ पर सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को
एक दूसरे से समान दूरी पर बना दें, साथ ही एक दूसरे के समांतर बना दें, तो फिर वह एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पहले बताइए, यहां तक ये दोनों बातें आपको पहले क्लियर हो गई, क्योंकि आगे चल के हम इन सभी बातों को अप्लाई करने वाले हैं। जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे तो फिर इस तरीके से हम क्षेत्र रेखाओं को बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर। अब देखो, एक बात और समझनी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम एक दो बात यहां ठीक से समझ लेते हैं तो फिर आने वाला जो डेरिवेशन है वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। वो व्यंजक आपको बेटा बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको एक एक बात गहराई के साथ समझनी है। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहां देखें। एक बात और बताइए आप हमें, हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी कि नहीं? जल्दी से वो विद्यार्थी बताएं जिनने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, साथ ही साथ उन्होंने उसको रिवीजन भी कर लिया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, जिनने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा समझ लें। हमने बताया था कि हमारे पास अगर कोई आवेश है, हमारे पास कोई क्या है, एक आवेश है, तो यह आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। ये बात तो सभी को पता होगा, ये बात आपने समझी है। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं समझे हैं तो एक बार बेटा पिछला लेक्चर समझ के आओ। एक एक बात अगर आपके पास क्लियर होने वाली है तो फिर हर एक टॉपिक आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास अगर एक आवेश है, अगर स्थिर आवेश को हम रख दें तो बेटा वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और इस विद्युत क्षेत्र पर अगर हम किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो ये बेटा जो परीक्षण आवेश है वो जितने भी बल का अनुभव करता है उससे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने क्या बोला आपसे कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश होता है, जो आपने वहां रखा है विद्युत क्षेत्र के अंदर जो भी आवेश, वह आवेश जितने भी बल का अनुभव करता है उससे हम उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यहां से आपको याद होगा, देखो ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हम मात्र आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे थे कि आपके लिए हर एक बात क्लियर हो जाए। याद होगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम ई से प्रदर्शित करते थे और इसका जो फॉर्मूला होता था वो F/Q0 होता था। इसका मतलब क्या है, E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F का मतलब होता है जो भी आपने आवेश रखा है उस पर लगने वाला विद्युत बल, और Q0 का मतलब है परीक्षण आवेश जिस पर वो बल लग रहा है। जो भी आवेश रखोगे उस पर जितना बल लग रहा है वो वाला आवेश नीचे होगा और बल कहां होगा, ऊपर। ये E का फॉर्मूला था, मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला तो आपने पहले पढ़ रखा है। अगर हम यहीं से एक और फॉर्मूला बनाए बल का, विद्युत बल का, तो F बराबर Q0 इंटू E होगा कि नहीं। F मतलब विद्युत बल का फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस आपको एक समान विद्युत क्षेत्र और दूसरा ये फॉर्मूला याद रख लो तो आपको डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। E बराबर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q0 और F मतलब विद्युत बल का फॉर्मूला होता है Q0 इंटू E, मतलब आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा Q0 नाम का आवेश है तो Q0 लिखेंगे, अगर हम Q आवेश लेंगे तो Q लिख देंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही? तो ये वाली बात याद रखो और वो एक समान वाली रखो। अभी क्लियर? चलो अब यहां देखें, हमें जो आज व्यंजक पढ़ना है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म। किस में हम बोल रहे हैं आपसे? एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। आज हम इस डेरिवेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि भैया हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है। सभी लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव भी क्या होता है, और उस विद्युत द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगता है उसको हम आज ज्ञात करने वाले हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो एक बार समझ लें आप विद्युत द्विध्रुव के बारे में और क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि हमारे पास दो समान परिमाण के आवेश हैं। समान परिमाण का मतलब क्या होता है? दोनों आवेशों की वैल्यू समान है। मतलब जो आवेश यहाँ है जितने भी वैल्यू का उतने ही वैल्यू का आवेश इस बिंदु पर रखा है। तो दो समान परिमाण के आवेशों को, लेकिन ये जो आवेश हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब एक नेगेटिव है, तो फिर दूसरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हमने आपसे क्या बोला कि एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? और अगर हम इन दो समान परिमाण हो लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसे आवेशों को एक अल्प दूरी पर रख देते हैं तो इस संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो आपको संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है? जिनके बीच की दूरी को हमने पहले जब पढ़ा था तो 2a मान के रखा था कि ये 2a मान लो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो यहां देखें। इसको आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे कि भैया हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण लगाना है। तो सबसे पहले तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना हमने आपको जस्ट अभी सिखाया था कि आपके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे से समदूरस्थ होनी चाहिए। बिल्कुल ये हमने समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बना लिया और एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? समांतर। तो आपको बहुत अच्छे से पेपर में आपके लिए इनको स्केल की सहायता से बिल्कुल समांतर बनाना है। ठीक है? तो मान लो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। ये हमने यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a है, यहां से लेकर यहां तक। आ रही बात समझ में? इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है आपकी? 2a है। मान लो इस विद्युत द्विध्रुव का नाम हमने क्या दे दिया? ये a है, इस बिंदु का नाम a है और इस बिंदु का नाम b है। विद्युत द्विध्रुव का नाम हमने AB दे दिया। एक एक बात समझो, बहुत जी समझ में आने वाली है। ठीक है, चलो अब यहां पर हमने मान लो -q आवेश रखा। भाई दो आवेश होते हैं विद्युत द्विध्रुव में, एक माइनस का और एक किसका होता है? प्लस का।
तो यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। दो आवेश है, दोनों के परिमाण क्या है? समान। इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, लेकिन दोनों विपरीत है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या? अब देखो भैया, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होती है? अगर आपको दिमाग लगाओ, जिस तरफ ये तीर चलते हैं, जिस तरफ ये एरो चलते हैं, ये बताते हैं कि उस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से तो उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। तो भैया ये जो तीर है उस तरफ जाने का प्रयास कर रही है, मतलब ये जहां जा रही वहां समाप्त होंगी, और जब ये जहां जा रही वहां पर समाप्त होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया इस तरफ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा। तो भैया इस तरफ हम कल्पना करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, इस तरफ हम कल्पना करेंगे नेगेटिव चार्ज की। भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं, और ऋणावेश की ओर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। जब ये इस तरफ चल रही हैं तो आगे जाके समाप्त होंगी। तो मान लो कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज रहा होगा और जब यहां से ये उत्पन्न हुई है तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। आपको एक एक बात क्लियर हो रही है यहां पर? और जब आप दिमाग लगाइए यहां पर कि जब यहां कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू, और यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जल्दी से आप हमें बताओ कि भैया धनात्मक, आपके पास पता है कि एक सजातीय आवेश होते हैं। कौन से आवेश? सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। और सभी लोग जानते हैं सजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। लगता है कि नहीं? ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब ये पॉजिटिव है और इस तरफ किसकी कल्पना है? नेगेटिव की। इसका मतलब है इस वाले पर बिंदु पर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस वाले आवेश पर विद्युत बल इस दिशा में लगने वाला है। और कितना विद्युत बल लगने वाला है? सभी लोग जानते F बराबर QE, क्योंकि अब भी हमने बताया था F बराबर क्या था? Q0 इंटू E। भैया Q0 वहां क्या था? आवेश। यहां पर आवेश क्या है? Q, तो F बराबर QE। इस दिशा में ही क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव पर, पॉजिटिव किसकी हो जाएगा? नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लगने वाले विद्युत बल की ओर। तो इस पर विद्युत बल किस ओर होगा? जिस ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी ओर तो विद्युत बल है। चलो नेगेटिव पे कहां होगा? नेगेटिव पे दिमाग लगाओ, ये नेगेटिव है। अब यहां नेगेटिव की अगर आप कल्पना कर लो तो यहां कौन था? पॉजिटिव, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। तो यहां पर जिस भी आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है वह यहां पॉजिटिव की कल्पना करेंगे तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये होने वाली है। माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, क्योंकि प्लस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। ये पहले पढ़ा है हमने। धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो सदैव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये धनात्मक आवेश है तो इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये ऋणात्मक आवेश है तो इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बल भी कितना होगा? F बराबर QE, क्योंकि यहां भी आवेश Q है और विद्युत क्षेत्र तो E है। पहले बताओ
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हम इस वाले डायग्राम में कुछ और भी ऐड करेंगे, लेकिन कब? जब हम इसको और सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने ये सिंपल बनाए, इस तरीके से ये संरचना चलेगी। तो ये आपके लिए डायग्राम बनाना है। यहां तक की बात पहले तो बताओ आपको समझ में आई। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया जब हम किसी डेरिवेशन को, जब हम किसी व्यंजक को सॉल्व करते हैं तो आपने यहां पर क्या क्या किया है वो सब यहां लिख के दिखाए। सुनो यहां पे तो हम क्या लिखेंगे, जो सॉल्यूशन इसका देंगे, माना चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव, AB प्रदर्शित है। हमारे पास जो चित्र है उस चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है? AB है। AB प्रदर्शित है, जिसके आवेश अगर हम बात करें, जिसके आवेश क्या है? -Q व +Q है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है। हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव था जिसका नाम AB है। इस विद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या है? -Q और क्या है? +Q है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। क्लियर? चलो, विद्युत द्विध्रुव मतलब इनके बीच की दूरी क्या है? 2a है, जो कहां रखा है? जो एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसकी ये जो अक्ष है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ, इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ थीटा कोण बना रही है। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। अभी तो जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है? ये जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना कोण बनाते हुए रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इस इतना सब करने के बाद आपने और क्या देख रहे हैं चित्र में? आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक तो +Q आवेश पर बल लग रहा है और एक -Q आवेश पर बल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? आ रही बात समझ में? हमने आपसे क्या बोला? एक तो +Q आवेश पर बल लग रहा है और दूसरा क्या है? -Q आवेश पर बल लग रहा है। सुनो यहां पर तो क्या क्या हो रहा है यहां पर? एक तो हम लिखेंगे +Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल +Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है,
क्या होगा, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या है, F बराबर QE। जो प्लस क्यू आवेश है उस प्लस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल F है, वैसे बल एक सदिश राशि तो आप वेक्टर V लगा सकते हो, जो लगने वाला बल F है वो क्या है, QE। कहां पर है ये विद्युत बल, किस दिशा में है, तो ये जो विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ये जो QE नाम का बल लग रहा है वो कहां लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये कहां लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। ऐसे एक किस पर लग रहा है, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। अच्छा, माइनस क्यू आवेश पर भी लगने वाला बल F वेक्टर कितना है, ये भी QE है। बस फर्क क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की किस दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में। पहले आप ये बताओ, यहां तक बात आपको समझ में आई। एक बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और एक बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है। अब तो क्या हुआ इसका मतलब, आप सभी लोग बताओ, आप क्या लिखोगे इसमें कि चूंकि दोनों बल, एक प्लस क्यू पर और एक किस पर, माइनस क्यू पर, तो चूंकि जो दोनों बल हैं, पहले बताओ ये यहां तक बात क्लियर हो रही है। आशा करते हैं आपको यहां तक की बात तो लेकिन समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि हमने आपको एक एक बात बहुत सिंपल तरीके से समझाई है। तो चूंकि जो दोनों बल हैं, चूंकि दोनों बल परिमाण में समान, जो दोनों बल हैं वो परिमाण में क्या है, आपके समान हैं। दोनों बल परिमाण में क्या है, समान है, ठीक है, तथा दिशाएं, दोनों बल परिमाण में तो क्या है, समान है, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं वो परस्पर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो दोनों बल परिमाण में समान है तथा दिशाएं परस्पर विपरीत है। क्लियर। इसलिए दोनों बल परस्पर क्या हैं, विपरीत हैं। आ रही बात समझ में। इसलिए इन पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। यहां तक बात समझ में आई। भाई दोनों बल की दिशाएं आपस में क्या है, देखो एक बल जो प्लस क्यू पर लग रहा है वो भी क्यू ही है, जो माइनस क्यू पर लग रहा है वो भी क्यू ही है। मतलब दोनों के परिमाण आपको क्या आ रहे हैं, समान समझ में आ रहे हैं। लेकिन एक जो प्लस क्यू पर लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और एक जो माइनस क्यू पर लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब एक बल दिशा में लग रहा है और दूसरा बल कहां लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका मतलब वही तो हमने लिखा है कि चूंकि दोनों बल तो परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत हैं।
इनकी दिशाएं अगर आप देखोगे तो परस्पर क्या है, विपरीत है। इसलिए इन पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। दिमाग लगाओ आप अच्छे से, उतना ही बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं, उतना ही बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं। अगर हम इन पर बल एक ही दिशा में लगा रहे हैं, मतलब एक इस तरफ उतना ही इस तरफ, तो इन पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य ही तो होगा। उतना ही आप यहां महसूस कर रहे हो इस दिशा में, उतना ही आप यहां महसूस कर रहे हो इस दिशा में, तो परिणामी वैल्यू जो है वो शून्य होने वाली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही बात समझ में? इसको ऐसा करते अपन, एक बल को F1 दे देते हैं नाम, और एक बल को हम F2 दे देते हैं। ये करते थोड़ा हटके लगे, ठीक है। नोटिस करो बहुत अच्छे से, अगर ये विद्युत द्विध्रुव है, उस पे इतना ही बल यहां है, उस पे इतना ही बल यहां है, तो परिणामी बल तो शून्य है। अगर इसको हम ऐसे रखें और उतना ही बल इस दिशा में लगाएं, उतना ही बल हम इस दिशा में लगाएं, तो शायद हम इसको खींचेंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। जाएगा क्या भाई? आपके पास कोई भी चीज आप पकड़ के देखो ना, कि उसको रखा है बिल्कुल ऐसे, और उतना ही बल इस दिशा में लगाया, उतना ही बल इस दिशा में लगाया, और जब हम उतना ही बल एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे तो परिणामी बल शून्य होगा। उस पर परिणामी बल जो है लगने वाला वो शून्य होगा, और वो शायद कहीं नहीं जाएगा, वहीं बना रहेगा। लेकिन अगर उसको हम एक एंगल के साथ रख दें इस तरीके से, अब अगर दिमाग लगाओ, उतना ही बल इस दिशा में, दिशा वही है, उतना ही बल इस दिशा में, दिशा वही है। अभी पहले भी ऐसी थी एक, पहले भी ऐसी थी एक, उतना परिमाण भी दोनों के समान, लेकिन अब अगर हम इसको लगाएंगे दोनों को, तो ये क्या करेगा, फिर घूमने का प्रयास करेगा। इस तरीके से लगाएंगे अगर हम समान बल, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये एंगल के साथ अगर रखा है, अब उतना ही बल इस तरफ लगा दो, उतना ही बल इस तरफ लगा दो, तो फिर ये क्यों घूमेगा? घूमेगा कि नहीं? पहले बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत? एक मिनट। ठीक है, तो यहां देखें, परिणामी बल जरूर शून्य होगा। इस तरीके से रखोगे, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के समांतर होता, तो शायद ये कहीं नहीं जाता वहां। लेकिन ये तो विद्युत क्षेत्र के साथ एक एंगल बना रहा है। अब इस पे ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा, तो फिर ये घूमने का क्या करेगा, प्रयास। तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा और लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि जो बल क्या है आपके F1, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि F1 व F2, बल F1 व क्या F2 के परिमाण बराबर तथा दिशाएं, देखो यहां हमने ये बात क्यों बताई, यहां पर तो परिणामी बल वैल्यू शून्य होने वाली है। जरूर यहां परिणामी बल क्या है, शून्य है, लेकिन ये एंगल के साथ रखा, हम बार बार बोल रहे हैं अभी भी परिणामी बल शून्य है, लेकिन चूंकि ये एंगल के साथ रखा है तो ये घूमने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो चूंकि F1 और F2 परिमाण में तो क्या है, बराबर, तथा दिशाएं विपरीत हैं, तथा दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, इसलिए यह बल, इसलिए यह बल इस तरीके से नहीं, इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर
इसलिए विद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन, 11th में चले जाओ भैया, आपने पढ़ा था 11th में कि मान लो किसी भी चीज पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं तो वहां पर एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण होता है, और ये बलयुग्म आघूर्ण जो होता है वो किसी भी चीज को घुमाने की चेष्टा करता है। देखो ये इस तरीके से परिणामी वाली ये बलयुग्म आघूर्ण नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे के जस्ट विपरीत है, लेकिन जब ये एंगल के साथ है तो उतना ही बल इस तरफ, उतना ही बल इस तरफ, तो ये घुमाने की चेष्टा करेगा इस तरीके से। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर हम इसको जस्ट ऐसा रखें और इस तरीके से खींचे, उतना बल इस तरफ लगाएं, उतना बल इस तरफ लगाएं, क्या ये जाएगा? नहीं। लेकिन इसको एंगल के साथ खींचे, उतना ही बल इस तरफ और उतना ही बल इस तरफ लगाएं, तो फिर ये घूमने की क्या करेगा? चेष्टा करेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण लगेगा जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर, इसको घुमाएगा, और कब तक घुमाता रहेगा? जब तक ये द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ना हो जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर लाएगा। तो जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के क्या समांतर लाने की चेष्टा करता है, चेष्टा का मतलब प्रयास करता है, चेष्टा करता है। तो भैया हमें इसी विद्युत बलयुग्म आघूर्ण की तो क्या करनी है? गणना करनी है कि भाई कितना बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है जो उसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की चेष्टा करता है। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आई? सभी को ये सभी बातें आपको लिखनी है अपनी नोट्स में। तो जिन लोगों को यहां तक की बात समझ में आई वो सभी के सभी इसको लिख लें, कोई दिक्कत? और फिर इसके बाद हम उसकी गणना कर लेंगे। ये लिखना है, ये पूरा फेयर है, आपको इसको रफ में नहीं समझना कि रफ का है काम। ये पूरा का पूरा जो काम हमने किया है ये सब फेयर का है। भाई आपको हमारे इस चैनल पर हर एक टॉपिक का नोट्स मिलने वाला है। आपने YouTube पर क्लास अभी इसके पहले भी अटेंड की होगी, लेकिन वहां मात्र आपको समझा दिया। नोट्स के लिए बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि हम नोट्स कैसे तैयार करें, लेकिन आपको हमारे द्वारा एक एक बात जी तरीके से भी समझाई जाएगी और हर एक टॉपिक को का नोट्स बनाने में भी आपके लिए मदद मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या? तो अपन किसकी गणना कर लेते हैं? लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की। एक मिनट, ठीक है। चलो क्या होता है बलयुग्म आघूर्ण? तो हम लिखेंगे इसलिए बल युग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण जिसे हम टाउ के द्वारा दर्शाते हैं। बेटा याद रख लो, जहां बलयुग्म आघूर्ण लगता है वहां पर कोई भी वस्तु घूमने की चेष्टा करती है, क्योंकि बलयुग्म आघूर्ण लगता ही इस तरीके से है। तो बलयुग्म आघूर्ण जो है उसे हम टाउ से दर्शाते हैं, और टाउ बराबर क्या होता है बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला? ये सब 11th में पढ़ा था। एक बल गुणित दोनों बलों के, इतना सिंपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला।
दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलो समझ में आ रही बात। तो टाउ इक्वल एक बल कोई भी ले लो, आप F1 लेना चाहो तो F1 ले लो, आप F2 लेना चाहो तो आप F2 ले सकते हो, क्योंकि दोनों बल के परिमाण क्या है, समान। अब बात आती दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल की दिशा ये है, एक बल की दिशा ये है। अगर हम इसके लंबवत बनाएं तो इस तरीके से, आ रही बात समझ में। ये दोनों बलों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। ये लंबवत है, ये वाली रेखा अगर आप देखोगे तो दोनों के क्या है, लंबवत है। दोनों बलों के लंबवत, एक बल इस तरीके से है, एक बल इस तरीके से है, तो दोनों बलों की लंबवत ये वाली भुजा होगी, होगी कि नहीं। तो भैया इस वाली भुजा, यहां पर हम बिंदु C मान लेते हैं, तो इस दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, VC। क्या होगी, VC, F इंटू VC। क्लियर। एक बल ये है, एक बल ये है। अब दोनों की लंबवत लेना। भाई ये वाली अगर आप बोलो सर ये वाली भुजा क्यों नहीं ली, तो भैया ये वाली भुजा जब हम लेते थे तो समांतर होती। दोनों के बीच की क्या लेनी, लंबवत। तो ये वाली रेखा अगर आप देखोगे तो दोनों के क्या है, लंबवत है। इतनी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC। इसको हम इक्वेशन क्या देंगे, फर्स्ट। ये हमारा समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब बात ये आती है कि F1 तो हमें पता है, F1 हमने निकाल लिया है, लेकिन BC कहां है ज्ञात भैया। ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो हमें ज्ञात ही नहीं है। ये तो हमने लिख बस दिया कि दोनों बलों की लंबवत दूरी को हम BC से दर्शा रहे हैं, लेकिन BC की वैल्यू क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे। अब जब आपने इसकी रचना की तो देखो ये है आपका डायग्राम। पहले तो जिनका पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं हुआ वो पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर हम इसके साथ थोड़ा सा कार्य करेंगे। क्लियर। देखो अगर आप देखोगे तो आपने जैसे इसका निर्माण किया तो यहां आपको एक त्रिभुज नजर आने लगा, ये दिख रहा है त्रिभुज, ये वाला। और चूंकि ये लंबवत है तो यहां 90 अंश का कोण है, मतलब यहां जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमें इस भुजा को ज्ञात करना है। इस भुजा का नाम है लंब। इस भुजा का नाम क्या है, लंब। और लंब के जस्ट यहां पर होती है उसका नाम होता है फिर क्या, कर्ण। तो ये कौन सी भुजा हो गई, आधार। लेकिन हमें तो लंब निकालनी है, और सभी लोग जानते हैं लंब के लिए सदैव साइन का यूज किया जाता है। जब भी हमें किसी की लंबवत दूरी निकालनी होती है तो यूज सदैव साइन होता है। तो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB। समकोण त्रिभुज क्या है, एक मिनट, समकोण त्रिभुज ACB में हम समकोण त्रिभुज ACB लेंगे, और इस ACB नाम के समकोण त्रिभुज में हम साइन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो थीटा है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा था। तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब वटे कर्ण। सभी लोग जानते हैं, सब कुछ पढ़ा है आपने ये सब, ये छोटी बात है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब वटे कर्ण। तो लंब कौन है भैया, BC। आपको सब कुछ बता के रखा है। तो साइन थीटा बराबर लंब की जगह लिखेंगे VC। कर्ण कौन है, ये वाली भुजा जिसका नाम पहले ही से पता था, क्या था, AB। क्लियर। तो साइन थीटा बराबर VC तो हमें पता नहीं है, लेकिन याद करो
AB मतलब विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है दोनों आवेशों की, तो AB की जगह हम क्या लिखेंगे 2A। ये पहले लिखा है हमने, समझ में आया इतना। बना लो, यहां से किसका मान बना लेते हैं अपन, VC का मान बनाएंगे। जब BC यहीं रोकेंगे, मतलब BC का जो मान होगा वो कितना होगा 2A, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, VC का मान आ गया। अब ये VC का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, VC का मान जो है वो कहां रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। VC का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, रख दो समीकरण 1 में। क्या है समीकरण 1, टाउ इक्वल F1 मतलब बल है, और बल कितना था QE इंटू VC कितना है 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। चलो रख दिया सभी मान। QE F1 का मान है, BC का मान हमने कितना निकाला 2A साइन थीटा, तो Q टाउ इक्वल, इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित लिख रहे, इसको हम लिख सकते 2QA इंटू E, फिर कौन है साइन थीटा, फिर कौन है भैया 2QA इंटू मत लगाओ, सीधे लिख दो E साइन थीटा। क्लियर, समझ में आया। तो टाउ इक्वल 2QA, याद करो किसी का फॉर्मूला है ये, 2QA किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या पढ़ा था हमने 2QA, इसलिए कहते भी है पिछला पढ़ के आओ, P बराबर 2QA, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2QA की जगह P, साथ में कौन है E, फिर कौन है साइन थीटा, फिर कौन है साइन थीटा। मतलब क्या हुआ कि चूंकि जो P बराबर होता है वो कितना होता है 2QA, ये टाउ की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है टाउ की। मतलब ये कौन है विद्युत द्विध्रुव, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू, और हमें इसी की गणना करनी थी, हमें इसी की क्या करनी थी गणना। ये हमारी गणना होगी। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, किस रूप में लिखना चाहें सदिश रूप में, तो अपन लिखेंगे सदिश रूप में। ये वैसे आपका आंसर है, यहां तक आपको सॉल्व करके आना है। अब हम क्या लिखेंगे सदिश रूप में व्यक्त करने पर, क्योंकि जो आपका बलयुग्म आघूर्ण होता है वो सदिश राशि है, तो सदिश रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा टाउ वेक्टर इक्वल, अगर आपको साइन थीटा है तो क्रॉस लगाना था, और अगर कॉस होता है तो डॉट लगाते हैं। साइन थीटा अलग करो तो सीधी बात है ये P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये सिंपल तरीका, ये सदिश रूप में व्यक्त। साइन हटाओ क्रॉस लगाओ, कॉस हटाओ डॉट लगाओ। डॉट क्या है अलग है अदिश गुणनफल के लिए, और क्रॉस सदिश गुणनफल के लिए। P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण जो सदिश राशि है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी सदिश राशि है। यहां तक समझ में आ रही। तो ये होता है एक समान विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान। आ रही बात समझ में। यहां पर अगर हम बात करें तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म आघूर्ण वो कितना होगा, वो थीटा के मान पर निर्भर करेगा। थीटा का मान जिस तरीके से चलेगा लगने वाले द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी उसी तरीके से होगा।
आ रही बात समझ में? अगर हम दिमाग लगाएं तो साइन 90 की वैल्यू, साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो सबसे अधिकतम जो मान होगा द्विध्रुव आघूर्ण का वो साइन 90 अंश पर, मतलब थीटा अगर 90 अंश पर रखा है, लंबवत रखा है, तो वलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू सबसे अधिक होने वाली है। ठीक है, तो ये विशेष परिस्थितियां वगैरह हैं, ये थीटा पर निर्भर करने वाला है। तो ये आपका आंसर है, और अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो आप इस तरीके से करें। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको चैनल को क्या करना है बेटा, बार बार वही बता रहे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। और आप ये भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है, इसके बाद की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।